फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है जो हिस्ट्री के लिए रहेंगे, पहले टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आंध्र सातवाहन वंश, ठीक है, का सबसे महान शासक कौन है, ठीक है। सबसे महान पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि एक वर्ड से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो आंध्र सातवाहन वंश का सबसे महान शासक कौन था? ऑप्शंस हैं गौतमी पुत्र सातकर्णी, ये ऑप्शन 2 है वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, या फिर सिमुक, या फिर सातकर्णी वन, ये मतलब प्रथम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गौतमी पुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो ये आंध्र सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, ठीक है। इसका टाइम पीरियड क्या रहा है? तो ये रहा है 106 से लेके 130 ईस्वी तक, ठीक है। अच्छा, ठीक है। तो इन्होंने जो था वो एक प्रथा स्टार्ट की थी, ठीक है, कि अपने नाम से पहले अपनी माता का नाम लगाने की, ठीक है। जैसे गौतमी नाम है तो ये इनकी माता का नाम है, ठीक है। इनका नाम सातकर्णी है, ठीक है। तो इन्होंने प्रथा शुरू की कि अपनी माता का नाम पहले लगाने की, ठीक है। तो गौतमी पुत्र। अच्छा, आगे इनके पुत्र हुए वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है। वशिष्ठी इनकी माता का नाम है, ठीक है। तो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी ये इनके पुत्र हुए, ठीक है। और ये इस वंश के अंतिम महान शासक थे, ठीक है। अंतिम महान शासक, ठीक है। अंतिम महान शासक कौन थे? वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है। सबसे महान शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी और सबसे अंतिम महान शासक वशिष्ठी पुत्र पुलमावी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम लिखा है सिमुक। तो सिमुक ने इस वंश की स्थापना की थी, ठीक है। आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। सुशर्मा को मारा था और आंध्र सातवाहन वंश की स्थापना की थी, ठीक है। अच्छा, और जो वशिष्ठी पुत्र पुलमावी है इसको प्रथम आंध्र सम्राट बोला जाता है, ठीक है। प्रथम आंध्र सम्राट, ठीक है। दो चीज़ें बोली जाती हैं, ठीक है, अंतिम महान शासक और प्रथम आंध्र सम्राट, ओके, ऑलराइट। और जो गौतमी पुत्र सातकर्णी था ये 23rd किंग था इस वंश का, ठीक है। और वशिष्ठी पुत्र पुलमावी 24th था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद यूनानियों मतलब इंडो ग्रीक, ठीक है, का भारत में महान शासक कौन था? ठीक है, ऑप्शंस हैं डेमेट्रियस फर्स्ट या प्रथम, ठीक है, या मिनांडर या नागसेन या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिनांडर, ठीक है। अच्छा, ये हमें पता कहाँ से चलता है कि मिनांडर जो था वो भारत में हिंदू यूनानियों का एक महान शासक था, ठीक है। तो इसका पता हमें चलता है बौद्ध ग्रंथ से, ठीक है, जिसका नाम है मिलिंद पन्हो, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ऐसे हल्के में मत लेना, ठीक है। ये भी पूछ रहे थे कि मिलिंद पन्हो किससे संबंधित ग्रंथ है, तो ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड ग्रंथ है, ठीक है। और मिनांडर का पता चलता है इसमें, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे नाम लिखा है डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। तो जो डेमेट्रियस प्रथम था ये भारत आने वाला प्रथम इंडो ग्रीक शासक था, ठीक है, जो सबसे पहले भारत में आया था, डेमेट्रियस प्रथम, ठीक है। और अच्छा, यहाँ पे लिखा है नागसेन। तो जो नागसेन है इसने मिनांडर को बौद्ध शिक्षा दी थी, ठीक है। मिनांडर ने बाद में बौद्ध धर्म अपनाया था, ठीक है, और इस नागसेन ने इसको बौद्ध शिक्षा दी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है शक शासकों का मूल स्थान क्या था? ठीक है, जो शक थे वो बाहर से आए हुए थे, ठीक है। तो ये बताना है कि कौन सी कंट्री से आए हुए थे, ठीक है। ऑप्शंस हैं ईरान, अफगानिस्तान, मध्य एशिया या फिर यूरोप, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मध्य एशिया, ठीक है। तो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे ये, ठीक है। इनकी 5 शाखाएं थी भारत में, ठीक है। एक थी अफगानिस्तान में, मतलब भारत में नहीं, मतलब टोटल इनकी 5 शाखाएं थी, ठीक है। एक अफगानिस्तान में थी
और बाकी 4 जो थी वो इंडिया में थी, ठीक है। तो 2 थी नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में कहाँ कहाँ थी? जो नॉर्थ इंडिया की 2 शाखाएं थी उनको उत्तरापथ बोला जाता था, ठीक है। उत्तरापथ ये कहाँ कहाँ पे थी? तो ये थी एक तक्षशिला में और एक मथुरा में, ठीक है। और 2 थी साउथ इंडिया में, ठीक है। इनको दक्षिणापथ बोला जाता था, ठीक है। और जो दक्षिणापथ थी ये उज्जैन और नासिक में थी। उज्जैन मध्य प्रदेश और नासिक महाराष्ट्र, ठीक है। तो उत्तरापथ वाली थी तक्षशिला और मथुरा में, और जो दक्षिणापथ की थी वो थी उज्जैन और नासिक में, ठीक है। और एक थी अफगानिस्तान में। तो 5 शाखाएं थी शक शासकों की, ठीक है। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा के शकों को किसने हराया, ठीक है। अभी हमने बात की कि जो उत्तरापथ की 2 शाखाएं थी, ठीक है, उत्तरापथ में तक्षशिला और मथुरा। जो मथुरा के शक थे उनको किसने हराया? ऑप्शंस हैं कनिष्क, मिनांडर या विक्रमादित्य या फिर अशोक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ठीक है। विक्रमादित्य ने 57 BC में, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट में मथुरा के जो शक थे उनको हराया था, ठीक है। और एक संवत चलाया था, ठीक है, विक्रम संवत। विक्रम संवत, ठीक है। 57 BC में हराया था, ठीक है, शकों को विक्रमादित्य ने, और विक्रम संवत चलाया था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तो मथुरा के शकों को विक्रमादित्य ने हराया, ठीक है। और कश्मीर में, ठीक है, कश्मीर में कुषाण वंश के कनिष्क ने, ठीक है, कनिष्क ने शकों को हराया, ठीक है। कहाँ पे हराया था? कश्मीर में, ठीक है। शकों को हराया, और इसने भी एक संवत चलाया था, ठीक है। कब चलाया था? 78 ईस्वी में, ठीक है। और शक संवत चलाया था, ठीक है। जैसे विक्रमादित्य ने विक्रम संवत चलाया था, तो इसने शक संवत चलाया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक शासकों भूमक और नहपान, ठीक है, 2 शासक हैं भूमक और नहपान। इन दोनों को किसने पराजित किया था, मतलब हराया था, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं विक्रमादित्य, गौतमीपुत्र सातकर्णी या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर रुद्रदामन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गौतमीपुत्र सातकर्णी, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भूमक और नहपान को हराया था, जो कि शक शासक थे, ठीक है। अच्छा, शक वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो वो था रुद्रदामन, ठीक है। इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये मिलती है हमें जूनागढ़ अभिलेख से, ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख से मिलती है, ठीक है। अच्छा, शक वंश का अंतिम शासक कौन था? ठीक है, तो ये था रुद्रसेन द्वितीय, सॉरी द्वितीय नहीं तृतीय, ठीक है, रुद्रसेन तृतीय। और रुद्रसेन तृतीय की हत्या की थी, इसकी हत्या की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने, ठीक है, जो कि गुप्त वंश का शासक था, ठीक है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने भूमक और नहपान की मतलब इनको हराया था, ठीक है, पराजित किया था। और सबसे महान शासक हुआ शक वंश का रुद्रदामन, ठीक है। और अंतिम शासक हुआ रुद्रसेन तृतीय, ठीक है, मिलते जुलते नाम है तो याद रह जाएंगे, ठीक है, बट कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सबसे महान था रुद्रदामन, ठीक है, क्योंकि इसने इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं जैसे रुद्र बोलते हैं शिवजी भगवान को, ठीक है, तो रुद्र का दामन पकड़ा था इसलिए ये महान था, ठीक है, वैसे याद रखने के लिए स्टोरी टाइप, ठीक है। तो रुद्रदामन सबसे महान था, ठीक है, और सबसे अंतिम था रुद्रसेन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? ठीक है, ऑप्शन है माउस, ऑप्शन 2 है मिथ्रोडेट्स प्रथम, और ऑप्शन सी है गोंदोफर्निस प्रथम, और 4th है सेंट थॉमस, ठीक है। तो इसका बहुत ईजी है याद रखने के लिए, ठीक है, ऑप्शन ए माउस। ऐसे याद रखना कि पल्लव वंश का संस्थापक जो था चूहा था, ठीक है, मतलब इसका नाम तो माउस है बट आप ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है, फनी बे। अच्छा, यहाँ पे अच्छा इनका मूल स्थान क्या था? ठीक है, पल्लव वंश ये भी बाहर से आए हुए थे, ठीक है, भारत के नहीं थे, ठीक है। तो ये आए कहाँ से थे? तो ये आए थे
ईरान और सेंट्रल एशिया, ठीक है, मतलब मध्य एशिया, ठीक है, तो सेंट्रल एशिया से आए हुए थे। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नाम दिया है मिथ्रोडेट्स। तो मिथ्रोडेट्स प्रथम कौन था, ठीक है, तो ये पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, ठीक है। एक तो होता है संस्थापक, ठीक है, इसने स्थापना की थी, बट एक होता है वास्तविक संस्थापक। तो वास्तविक संस्थापक था मिथ्रोडेट्स प्रथम, ठीक है। और एक नाम दिया है गोंदोफर्निस प्रथम, ठीक है। तो गोंदोफर्निस प्रथम जो था पल्लव वंश का महानतम शासक था। सबसे महान शासक कौन था, गोंदोफर्निस, ठीक है। और वास्तविक संस्थापक था मिथ्रोडेट्स प्रथम, ठीक है। और संस्थापक था माउस, चूहा, ठीक है। और अच्छा जो गोंदोफर्निस प्रथम है, ठीक है, इसके टाइम पे जो सेंट थॉमस है, ठीक है, जो सेंट थॉमस है ये एक ईसाई धर्म का प्रचारक था, ठीक है। ये भारत आता है, ठीक है, ये जाता है साउथ इंडिया, ठीक है, वहाँ पर इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। सेंट थॉमस आता है गोंदोफर्निस प्रथम के टाइम पे, ठीक है, प्रथम ईसाई धर्म का प्रचारक था, ठीक है, पर इसकी हत्या कर दी जाती है, ठीक है। कहाँ था ये, साउथ इंडिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण शासकों का मूल स्थान क्या है, ठीक है, ये कहाँ से आए हुए थे कुषाण, ठीक है। ऑप्शन है तिब्बत, चीन या पश्चिमी चीन या फिर लद्दाख, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चीन, ठीक है। जो कुषाण थे ये पश्चिमी चीन से आए हुए थे, ठीक है। और जो कुषाणों का एक बोल सकते हैं महानतम शासक या ग्रेटेस्ट रूलर कौन था, तो वो था कनिष्क, ठीक है। इसने शकों को हराया था, ठीक है। और 78 AD में या ईस्वी में, ठीक है, शक संवत चलाया। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मथुरा और गांधार शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मथुरा और गांधार शैली का विकास, ठीक है। ऑप्शंस हैं विक्रमादित्य, कनिष्क, रुद्रदामन और समुद्रगुप्त। तो किसके टाइम पे जो है इन शैलियों का विकास हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कनिष्क, ठीक है, कनिष्क के टाइम पे हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णिम काल, ठीक है, प्रथम स्वर्णिम काल किसके शासनकाल को कहा जाता है। ऑप्शन है मौर्य काल, ठीक है, या कुषाण काल या फिर गुप्त काल या फिर मुगल काल को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी गुप्त काल, ठीक है। तो जो गुप्त शासकों का काल था उसको प्रथम स्वर्णिम काल बोला जाता है भारतीय इतिहास का। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना ताम्रलेख, जो पूना ताम्रलेख है इसको किसने लिखवाया था। ऑप्शन हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, अशोक, प्रभावती या फिर रजिया सुल्तान। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रभावती, ठीक है। प्रभावती कौन थी, तो ये थी चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, ठीक है। और इसने लिखवाया था पूना ताम्रलेख, ठीक है। अच्छा, जो अभी हमने बात की थी जूनागढ़ अभिलेख की, ठीक है, तो वो किससे संबंधित है, मतलब गुप्त, अगर गुप्त वंशजों की बात करें, ठीक है, तो जो गुप्त राजा हैं, ठीक है, उनमें से किससे संबंधित है, तो स्कंदगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा, जो इलाहाबाद स्तंभ, एक इलाहाबाद स्तंभ लेख है, ठीक है, वो समुद्रगुप्त से रिलेटेड है, ठीक है। एक है मेहरौली, वो चंद्रगुप्त द्वितीय से रिलेटेड है, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य नहीं है, चंद्रगुप्त द्वितीय है, ठीक है। मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, आप चाहें तो उनको लिख सकते हैं, ठीक है। और जो मेहरौली स्तंभ लेख है वो कहाँ पे है, तो ये है दिल्ली में, ठीक है। दिल्ली में कहाँ है, तो कुतुब मीनार में, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम पॉलिटी के क्वेश्चन करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में सत्र बुलाने और ख़त्म करने की शक्ति किसके पास होती है, ठीक है। ऑप्शंस हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, मतलब हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए राज्यपाल, ठीक है। अच्छा, इसका जो मतलब किस आर्टिकल से संदर्भित है, ठीक है, मतलब किस आर्टिकल में दिया गया है, ये प्रावधान किया हुआ है, तो ये किया गया है आर्टिकल 174, ठीक है, 174, ठीक है। आर्टिकल 174 में दिया गया है कि किसी भी राज्य में सत्र बुलाने और ख़त्म करने की शक्ति जो है वो राज्यपाल के पास होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 168 किससे संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन है विधान परिषद,
विधानमंडल या लोकसभा या फिर राज्यसभा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानमंडल। ठीक है, राज्य का जो विधानमंडल है वो आर्टिकल 168 से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, यह किस आर्टिकल में संदर्भित है। ये किस आर्टिकल में दिया गया है कि हर राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा। ठीक है, आर्टिकल 214, आर्टिकल 231, आर्टिकल 143, आर्टिकल 174। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए आर्टिकल 214। ठीक है, और आर्टिकल 231 में दिया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक कॉमन कोर्ट हो सकता है। ठीक है, कॉमन हाई कोर्ट। ठीक है, मतलब जो दो साथ साथ की हाई स्टेट हैं उनके लिए एक कॉमन हाई कोर्ट हो सकता है। ठीक है, अभी टोटल हाई कोर्ट कितने हैं हमारे, तो 25 है। ऑल राइट। अच्छा, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट कब आया था ये, तो ये आया था 1861 में। ठीक है, 1861 में आया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट। ठीक है, अच्छा, और 81 में आया था इंडियन हाई कोर्ट एक्ट, और 1862 में 3 हाई कोर्ट की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी। ठीक है, स्थापना की गई थी। कौन कौन से, एक था कैलकटा हाई कोर्ट, एक था मद्रास और एक था बॉम्बे। ठीक है, तो 1862 में इनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, किसके तहत की गई थी, तो इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टिकल 218 किसकी योग्यताओं से संबंधित है। मतलब आर्टिकल 218 में योग्यताएं दी गई हैं, बट तो ये बताना है कि किसकी योग्यताएं दी गई हैं। ऑप्शंस हैं हाई कोर्ट के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश, या कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई कोर्ट के न्यायाधीश। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यताएं क्या होगी, ये आर्टिकल 218 में दिए गए हैं। अच्छा, इनकी योग्यताओं को एक बार समझ लेते हैं क्या क्या है। एक तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, दूसरा उनकी एज जो है वो 62 ईयर्स तक होनी चाहिए। ठीक है, मतलब इससे छोटे ही होने चाहिए। ठीक है, और 62 ईयर्स के ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और अच्छा, इनके पहले जज बनने से पहले ये इनका मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए, एज अ जज होना चाहिए 10 ईयर्स। ठीक है, किसी भी कोर्ट में। ठीक है, जो लोअर कोर्ट होते हैं उनमें किसी में भी 10 साल का इनका एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अ जज, या फिर अगर ये ना हो तो एज अ मतलब इन्होंने प्रैक्टिस की हो। ठीक है, एक हाई कोर्ट में 10 साल तक। ठीक है, मतलब एज अ लॉयर बोल सकते हैं। ठीक है, वकील के रूप में इन्होंने 10 साल तक प्रैक्टिस की हो हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये योग्यताएं हैं एक हाई कोर्ट के न्यायाधीश की। चलिए, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ। ऑप्शंस हैं 25 जनवरी 1950 को, या 26 जनवरी 1950 को, या 25 जनवरी 1949 को, या 26 जनवरी 1949 को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 25 जनवरी 1950 को। ठीक है, और हम नेशनल वोटर डे कब मनाते हैं। ठीक है, नेशनल वोटर डे हम कब मनाते हैं, तो हम मनाते हैं 25 जनवरी को। ऑल राइट। ठीक है, अच्छा, हमारा एक इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, उसमें कौन कौन होता है। ठीक है, जो हमारा इलेक्शन कमीशन होता है। ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है। ठीक है, और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर और होते हैं। ठीक है, ठीक है, एक चीफ कमिश्नर होंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, और इनके अंडर में और अदर मेंबर्स होंगे। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। ठीक है, इनका कार्यकाल कितना होता है, तो ये होता है 6 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स एज इनकी। ठीक है, या तो अगर ये 65 साल के पहले हो जाते हैं, मतलब 6 ईयर का टेन्योर इनका कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है, मान लीजिए 5 साल का हुआ है, बट ये 65 ईयर्स की इनकी एज हो गई, तो ये रिटायर हो जाएंगे। ठीक है, और अगर
मान लीजिए कि ये 65 ईयर्स के नहीं हुए हैं और मतलब 64 के हैं और इनका टेन्योर जो है वो 6 ईयर्स का ख़त्म हो गया, ठीक है, तो ये तब भी रिटायर हो जाएंगे, ठीक है। या तो 6 साल एज अ इलेक्शन कमिश्नर इनके कंप्लीट होने चाहिए या फिर 65 एज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार किस अनुच्छेद में संदर्भित है, ठीक है। आर्टिकल 326, आर्टिकल 312, आर्टिकल 243 या आर्टिकल 368, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 326, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है। और जब मूल रूप से ये संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है, तो जो एज थी, ठीक है, कि आप वोट कब कर सकते हो, ठीक है, तो मूल रूप से थी ये 21 ईयर्स, ठीक है, बट अब कितनी है 18 ईयर्स। और ये 18 ईयर्स कब की गई थी, ठीक है, तो 61st अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, कब हुआ था, तो ये हुआ था 1989 में, ठीक है। 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 के तहत जो मताधिकार की आयु थी, ठीक है, वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया, ठीक है। प्रथम राजभाषा आयोग, ठीक है, ऑप्शन है 1948, 1949, 1953 या फिर 1955, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1955, ठीक है। ओके, और इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम पे, तो ये थे बीजी खेर, ठीक है, ठीक है, बीजी खेर थे, ठीक है। अच्छा, जो राजभाषा आयोग बनाया गया था, ठीक है, इसके कर्तव्य क्या थे, मतलब इसका कार्य क्या रहेगा, ठीक है। तो एक तो ये था कि टू अप्लाई हिंदी लैंग्वेज इन यूनियन, ठीक है, संघ में हिंदी लैंग्वेज को अप्लाई करना, ठीक है। और ये रेकमेंड करना कि एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, जो गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें हिंदी का प्रयोग हो, ठीक है। और जो स्टेट्स के बीच में वार्तालाप है या कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन करना, ठीक है, ये सारे काम राजभाषा आयोग के थे। और हिंदी भाषा को प्रमोट करना, ठीक है, जुडिशरी में भी, ठीक है। बट अफसोस कि आज तक ये हो नहीं पाया, ठीक है। 1955 में राजभाषा आयोग का गठन हुआ था, बट हम हिंदी का प्रयोग करते नहीं हैं, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा तो हम इंग्लिश को ही प्रमोट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में संशोधन से संबंधित है, ठीक है। मतलब अगर हम भारतीय संविधान में अगर हम संशोधन कर सकते हैं तो इसका प्रावधान भी कहीं दिया गया होगा किसी आर्टिकल में, ठीक है, तो वो बताना है किस आर्टिकल के कौन सा आर्टिकल इससे संबंधित है, ठीक है। आर्टिकल 312, आर्टिकल 268, आर्टिकल 368 या फिर आर्टिकल 348, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आर्टिकल 368, ठीक है। तो आर्टिकल 360 के तहत हम भारतीय संविधान में संशोधन कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधी भाषा को भारतीय संविधान की अनुसूची 8 में कब जोड़ा गया, ठीक है। यहाँ से दो बातें पता चल रही है, ठीक है। एक तो सिंधी भाषा को भारतीय संविधान में मतलब मान्यता प्राप्त है, ठीक है, वहाँ पे है ये जो हमारी 22 भाषाएं, ठीक है, उनमें एक सिंधी भाषा भी है, ठीक है। और भाषाएं किस अनुसूची में दी गई है, तो अनुसूची 8 में दी गई हैं, ठीक है। अच्छा, कब जोड़ा गया था, क्योंकि मूल रूप से तो नहीं थी ये, ठीक है, तो इसको बाद में जोड़ा गया, तो ये कब जोड़ा गया। ऑप्शंस हैं 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 या 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989 या 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967 या फिर नन ऑफ देम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 21st अमेंडमेंट एक्ट 1967, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय की भाषा किस अनुच्छेद में संदर्भित है, ठीक है। ऑप्शंस हैं आर्टिकल 368, आर्टिकल 348, आर्टिकल 326 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्टिकल 348, ठीक है। 348 में कोर्ट लैंग्वेज दी गई है, ठीक है, हमारे न्यायालय की भाषा क्या होगी। अच्छा, इसमें प्रावधान ये था कि जब तक संसद कोई प्रावधान नहीं कर देती है, ठीक है, तब तक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की
या बाकी कोर्ट भी, ठीक है, इनकी लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश रहेगी, ठीक है। बट अफसोस आज तक इंग्लिश ही चल रही है, ठीक है, क्योंकि हिंदी को तो वैल्यू है ही नहीं, छोड़ी ही नहीं है, ठीक है। कि आप कहीं भी जाओ, एग्ज़ाम देने जाओ, इंटरव्यू में जाओ, कहीं भी जाओ, इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, और कोर्ट में तो इंग्लिश ही चलती है, ठीक है। चलिए अब हम ज्योग्राफी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पे है, ठीक है। ऑप्शंस हैं गंगा, ताप्ती, महानदी या फिर कोसी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महानदी, ठीक है। और ये कहाँ पे है, उड़ीसा, ठीक है। अच्छा, एक ताप्ती नदी पे एक बांध है, कौन सा, उकाई डैम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरक्का बैराज किस नदी पे है, ठीक है। चलिए पहले तो ये पता होना चाहिए कि बैराज होता क्या है, ठीक है। एक हम बैराज बनाते हैं नदियों के ऊपर, ठीक है, वो होता क्या है। तो ये जो बैराज बनाए जाते हैं, ये पानी की जो डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, उसको चेंज करने के लिए, परिवर्तन करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। और उससे फिर एक नहर का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए ये नदी है, ठीक है। अभी हमने बात की कि फरक्का बैराज किस नदी पर बनाया गया है, ठीक है। तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ठीक है, आंसर देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, यमुना, गंगा या फिर हुगली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा, ठीक है। तो गंगा नदी पे बना है फरक्का बैराज, ठीक है। अच्छा मान लीजिए ये है हमारी गंगा रिवर, ठीक है। और यहाँ पे इस पे एक बैराज बनाया हुआ है, ठीक है। इसमें 9 गेट लगे हुए हैं, ठीक है। आगे से तो ये नदी यहाँ से बह रही है, बट यहाँ से इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी है और नहर बना दी गई है, ठीक है। अब इसका निर्माण क्यों हुआ है, तो इसका निर्माण हुआ है हुगली नदी में जल की मात्रा को बढ़ाने के लिए, ठीक है। और आपको पता होगा कि जो हुगली है ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। तो हुगली में पानी बढ़ाने के लिए गंगा नदी पर एक फरक्का बैराज बनाया गया है, ठीक है। चलिए आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा मिलके बनाते हैं सुंदरवन डेल्टा, ठीक है। और यमुना भी गंगा की ही ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, और हुगली भी, ठीक है। और गंगा की लेंथ कितनी है, तो ये है 25 किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नदी परियोजनाएं कब शुरू हुई, ठीक है। 1968, 1949 या फिर 1948 या फिर 1954, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1948, ठीक है। 1948 में हुई थी। अच्छा तो ये हुई थी अमेरिका के टेनिसी परियोजना के आधार पे की थी, ठीक है। ये कहाँ पे थी, यूएसए, ठीक है। यूएसए की टेनिसी परियोजना के आधार पर भारत में नदी परियोजनाएं शुरू की गई 1948 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है, ठीक है। आपको पता होगा कि मृदा एक टाइप की नहीं होती है, ठीक है। क्षेत्र के आधार पे अलग अलग मृदा होती है, ठीक है। वहाँ की चट्टानें कैसी हैं, वहाँ की मृदा कैसी है, उनके क्या गुण हैं, ठीक है। गुणों के आधार पे अलग अलग होती हैं, ठीक है। जैसे काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, ठीक है। ऐसी कितनी प्रकार की मृदा पाई जाती है भारत में, ठीक है। ऑप्शन हैं 6, 7, 3 या फिर 8, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 8, ठीक है। 8 प्रकार की हैं। अच्छा कौन कौन सी हैं, तो एक है जलोढ़ मृदा, ठीक है। जलोढ़ मृदा है, काली मृदा है, लाल मृदा है, लेटेराइट है, ठीक है। और कौन सी है, मरुस्थलीय है, ठीक है, मरुस्थलीय। और कौन सी है, पर्वतीय है, ठीक है, क्योंकि इन सब के गुण तो अलग है ना। और कौन सी बची, दलदली मृदा है, ठीक है। और एक बची लवणीय, ठीक है, जिसमें लवण की मात्रा अधिक होती है, ठीक है। तो लवणीय मृदा, ठीक है। तो ये 8 प्रकार की हैं, जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय, पर्वतीय
और दलदली और लवणीय मृदा। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की मृदा भारत में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि का भारतीय जीडीपी में कितना योगदान है। ठीक है, जो हमारी जीडीपी है, ठीक है, उसमें कृषि का कितना सहयोग रहता है। ठीक है, वहाँ से हमारी कितनी जीडीपी आती है। अच्छा, ऑप्शन है 13%, 17% या 7% या 38%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। ठीक है, तो ये 13 से 17% के बीच में रहती है। ठीक है, मतलब इन दोनों के बीच में रहेगी 13 to 17%। ठीक है, अच्छा, और जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उसका 55%। ठीक है, मतलब हमारी 55% पॉपुलेशन जो है वो एग्रीकल्चर पर मतलब संलग्न है, कृषि का काम करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम ये कब शुरू हुई थी। ऑप्शन है 1983, 1992 या 1998 या फिर 2014। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1998, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काराकोरम दर्रा कहाँ पर है। ठीक है, भारत, पाकिस्तान, चीन या फिर तिब्बत। ठीक है, तो एक्चुअली इसका ए और सी दोनों हो जाएंगे। है ये कि ये भारत और चाइना के बॉर्डर पर है। ठीक है, इनके बॉर्डर पर है ये। ठीक है, और ये भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। ठीक है, हाइट कितनी है इसकी, इसकी एवरेज हाइट है 4000 फीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुर्जिल पास कहाँ पे है। ठीक है, तो ऑप्शंस हैं पीओके, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या फिर पाकिस्तान। ठीक है, तो इसका भी ये दो मान सकते हैं आप। ठीक है, क्योंकि ये पीओके और वैसे तो पीओके हमारा ही है। ठीक है, बट ठीक है, पीओके और भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है, ठीक है, इन दोनों के बॉर्डर पर हैं ये। ठीक है, मतलब कुछ पीओके में है और कुछ लद्दाख में है। ठीक है, पीओके ने इस पे अटैक किया था। ठीक है, इस दर्रे बुर्जिल दर्रे पे इसको कब्जाने के लिए। ठीक है, बट सफल नहीं हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन दो देशों के मध्य है। ऑप्शन है भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश या भारत श्रीलंका या भारत म्यांमार। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और श्रीलंका। ठीक है, तो जो पाक स्ट्रेट है या पाक जल संधि है, ठीक है, ये भारत और श्रीलंका को अलग करती है। ठीक है, जो पाक है ये नाम पड़ा है ब्रिटिशर ऑफिसर है था एक। ठीक है, पाक। ठीक है, ठीक है, तो उसका नाम था पाक, तो उसके नाम पे इसका नाम रखा है पाक स्ट्रेट या पाक जल संधि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का लास्ट क्वेश्चन, डोकलाम पठार किसके मध्य है। ठीक, मध्य विवादित है। ठीक है, मतलब डिस्प्यूट चला हुआ है दो देशों के बीच में, आपको वो बताना है कौन सा है। ठीक है, भारत और चीन, भारत और भूटान, चीन और नेपाल या फिर चीन और भूटान। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चीन और भूटान। अच्छा, विवाद क्या है कि चाइना ने एक सड़क बना दी है, मतलब बना रहा था या बना दी है। ठीक है, डोकलाम तक पहुंचने के लिए। ठीक है, उसका असली मकसद तो यही है कि भारत तक कैसे पहुंचे। ठीक है, चलिए अब हम करेंगे HPGK के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, 10 क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, तालरा वन्यजीव अभयारण्य ये HP के किस जिले में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में तालरा वन्यजीव अभयारण्य है। ठीक है, ऑप्शन है सोलन, मंडी, शिमला या चंबा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी ईरा का संबंध किस नदी से है। मतलब हिमाचल प्रदेश में रानी ईरा का संबंध किस नदी से है। ऑप्शन है ब्यास, पार्वती, रावी या स्वां नदी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रावी। ठीक है, रावी नदी से रानी ईरा का संबंध है, और जो स्वां है इसको सौरो ऑफ HP कहते हैं। ठीक है, और पार्वती जो है वो ब्यास की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HP में कितने रामसर क्षेत्र हैं। ठीक है, रामसर साइट बतानी है आपको कि HP में कितनी है। ठीक है, 2 हैं, 3 हैं, 5 हैं या एक भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 रामसर साइट है। कौन कौन सी हैं, चंद्रताल, ठीक है, चंद्रताल लेक है, रेणुका लेक है,
ठीक है, और पोंग लेक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, महर्षि के नाम से हिमाचल प्रदेश में कौन प्रसिद्ध है, ठीक है, किसे मतलब उपनाम दिया गया है महर्षि का, ठीक है। ऑप्शन है निकोलस रोरिक या पंडित पद्मदेव या भागवत सोठा या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निकोलस रोरिक। निकोलस रोरिक को महर्षि के नाम से भी जाना जाता है हिमाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनी लहासा के नाम से कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, ठीक है, किन्नौर, कुल्लू, धर्मशाला या लाहौल स्पीति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी धर्मशाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरुताल झील हिमाचल प्रदेश में कहाँ है। तो ऑप्शन हैं चंबा, कुल्लू, सिरमौर या शिमला, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शिमला। तो शिमला सरुताल झील जो है वो शिमला में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब के पूर्व में हिमाचल प्रदेश का कौन सा जिला लगता है, ठीक है, हमीरपुर, चंबा, ऊना या सोलन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी ऊना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी कब बना, 1885 में, 1864 में या 1919 में या 1942 में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1864 में, ठीक है। तो 1864 में शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दून सप्रून घाटी हिमाचल प्रदेश में कहाँ है, शिमला, किन्नौर, सिरमौर या सोलन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सोलन, ठीक है। जो दून सप्रून घाटी है वो सोलन में है। नेक्स्ट और आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, बिलासपुर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नैना देवी चोटी, बहादुरपुर चोटी या झांझरिया धार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बहादुरपुर, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी आज की वीडियो और आज के हमने 40 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है। और अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।